देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ब्रॉड लेवल पे ले लिया है। सारे पार्ट्स में इसमें ले रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं और साथ में इसमें पीआई कैसे निकालते हैं। तो एक्सिलरी इक्वेशन जिसको अपन सहायक समीकरण कहते हैं वो तो लगभग सभी के लिए इजी होता है, फिर भी मैं बता रहा हूं। लेकिन जो पीआई निकालते हैं तो उसके अंदर क्या है कि अलग अलग तरह के फंक्शन आते हैं। कैसे हम पीआई निकालें, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट मैं इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं। देखो, लॉन्ग मेथड भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। मैं लॉन्ग से ही बता रहा हूं और शॉर्ट से बता रहा हूं। यहां हमारे दो काम करने हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले तो हमें इसमें निकालना है एक्सिलरी इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं सहायक समीकरण। तो एक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगा, इसका डी की जगह आप एम पुट करें तो ये बन जाएगा आपके एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसे सोल्व कर ले। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके m इंटू m प्लस 2 और प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके m प्लस 1 और m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे आपके क्या आ गया, m इक्वल टू -1 -2। अगर आप इतना लंबा सोल्व नहीं करें तो डायरेक्ट यहां देख लीजिए आप, ये प्लस का 2 और प्लस का 1। तो डायरेक्ट जो वैल्यू यहां आती है प्लस का 2 और प्लस का 1 आ रहा, तो m की वैल्यू -1 और -2 हो जाएगा। अगर यहाँ दो जो यहाँ सिंबल होते हैं ना प्लस और माइनस के, या प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी हो, तो यहाँ जो चिन्ह हो उनके अपोजिट साइन वाले वैल्यूज आप ले लीजिए। ये आपके m की वैल्यू आ गई। अब आपको इसमें CF निकालना है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। तो वो क्या होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो ये C1 e पावर, ये जो टर्म है वो -1x बन जाएगी, और C2 e पावर -2x। ये तो हमारा आधा काम हुआ। ठीक है, अगर बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पूरा इतना मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आरपीएससी वालों के लिए इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ये चीज में वो क्या सीएफ पूछ रहा है या पीआई पूछ रहा है, तो सीएफ पूछे तो डायरेक्ट यहाँ जो वैल्यू दे रखी है ये -2 -1, तो ये -2 -1 यहाँ डाल दिए, सीएफ आ गया। अब बात करते हैं दूसरा में निकालना है पीआई। साथियों, पीआई के लिए फॉर्मूला होता है आपके 1/FD और Q। यहाँ FD इट मीन्स ये फंक्शन है पूरा, और Q इट मीन्स आपके ये e पावर x है। अभी तक अपने इसको यूज नहीं किया है। ठीक है, हम इसमें ले लेते हैं। देखिए, तो ये 1/FD का मतलब हो जाएगा d² प्लस 3d प्लस 2, और Q की वैल्यू है आपके e पावर x। अब यहाँ बुक में अलग तरीके से कर रखा, उसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर रखा है, आपको जरूरत नहीं इसकी। आप तो e की पावर में 1x है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, 1। तो ये 1 आप d की जगह पुट कर दीजिए डायरेक्ट, और e पावर x को यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा। देखो, आप d की जगह 1 पुट करो, 1² 3 × 1 + 2, तो ये कितना आया, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 1/6 e पावर x। हमारे दोनों काम हो गए। तो फाइनल इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y = CF प्लस PI। भूले नहीं, ठीक है। तो ये y = CF आपके क्या था, C1 e पावर -x, C2 e पावर -2x प्लस 1/6 e पावर x। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, फाइनल आंसर। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको ये पूरे के पूरे 5 नंबर से 7 नंबर दिलाएगा, कोई भारी काम है नहीं। अगर आप आरपीएससी कर रहे हैं तो आपको 2 नंबर दिलाएगा, अगर आप सही कर लेते हैं। लेकिन आरपीएससी में वो
पूरा सॉल्यूशन नहीं पूछता, आंसर आपके पास होते हैं वो या तो पीआई पूछता है या सीएफ पूछता है। ठीक है, ध्यान क्या रखोगे, ई का जो कोफिशिएंट है वो इस डी की जगह पुट कर दोगे, इससे आपके आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी अगला वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, देखना उसमें गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्ट हम डी की जगह पुट नहीं कर सकते, ये वैल्यू कैसे नहीं कर सकते, जब ये जीरो नहीं हो। अगर आपके नीचे जीरो आ जाता है, ठीक है ना, जैसे आप रख रहे थे ना कि F1 रखते डी की जगह, अगर ये जीरो आ जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। लेकिन यहां तो जीरो आ ही नहीं रहा, तो हमारा आंसर करेक्ट है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, देखिए। अब यहां देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला काम तो मैंने बताया आपको वही करना है, एक्सिलरी इक्वेशन निकालो इसका। तो वो क्या बन जाएगा आपके m+2 और m-1 होल क्यूब इक्वल टू 0, सहायक समीकरण। और इससे क्लियर दिख रहा है आपके कि m की वैल्यू जो आ रही है 1 1 1 तीन बार और -2। अब देखिए तीन वैल्यू सेम आ गई तो CF में चेंज होगा, और वो क्या चेंज होगा देख लेना आप। ये बनेगा डायरेक्ट CF लिखते हैं अपन, CF इक्वल टू, ध्यान देना क्योंकि जैसे ही सेम वैल्यू आती है तो ये क्या बन जाता है, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। इन तीनों के लिए पैटर्न लिखा जाएगा, और बाहर e पावर, ये क्योंकि 1 है तो 1x यानी कि ओनली x। ठीक है, और फिर नेक्स्ट -2 है तो इसके लिए C4 e पावर -2x डाल दीजिए। ये तो होगी आपके CF, नई चीज है। अब देखिए सेकंड पार्ट जो आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, हमें निकालना है इसका PI। तो PI के लिए फॉर्मूला तो मैंने बताया वही रहेगा 1/FD और Q। तो आप देख लीजिए 1/FD में सिस्टम क्या है, D+2 और D-1 होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ e पावर x। अभी मैंने बताया कि e पावर x अगर है तो x का जो गुणांक है वो d की जगह पुट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन उसमें एक शर्त है, शर्त ये कि d की जगह पुट करने पर जीरो नहीं आना चाहिए, वहां पर भी पार्शियली। कैसे, अगर आप यहां देख रहे हो तो इसमें दो पार्ट है, दो फैक्टर गुणनखंड है। आपको गुणनखंड अगर नहीं है तो इस पार्ट की गुणनखंड करके रखना चाहिए पहले से। ठीक है, यहाँ गुणनखंड कर देना चाहिए। अब यहाँ 1 पुट करिए डी की जगह, तो यहां अगर पुट करते हो 1 की जगह, मतलब डी की जगह 1, तो ये तो बन जाएगा आपके 1 + 2 यानी कि 3। लेकिन यहाँ डी की जगह 1 पुट करो तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला इसका एक नया है, और वो फॉर्मूला क्या है, 1/D-A होल पावर r e पावर ax इक्वल टू बन जाता है x पावर r e पावर x अपॉन फैक्टोरियल r। ये लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आपके ये D-1 D-A सेम दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना, x पर पावर r कितनी 3, और फिर e पावर ax वो वैसे ही रहेगा, और नीचे आपके क्या है, फैक्टोरियल r ओनली। तो फैक्टोरियल r कितना है, 3 है, बस इसको सोल्व कर लें तो ये 1/3 और ये कितना हो रहा, 6 हो जाएगा, और ये x³ e पावर x हमारा काम हो गया। तो फाइनली आपके ये PI कितना आया, 1/18 और x³ e पावर x। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपके, y = CF प्लस PI। तो y = CF आपके पहले आ चुका है ये, तो ये C1 C2x C3x स्क्वायर और e पावर x प्लस 1/18 x³ e पावर x, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पूरा मेथड से अगर करो तो इसे करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम तो हो चुका है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसमें डायरेक्ट क्या क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एक तो ये स्टेप कर सकते हैं, को क्या जरूरत है आपको एम में लेने की, यही दिख रहा डायरेक्ट डी की वैल्यू,
m की वैल्यू दिख रही है, आप फटाक से ये वैल्यू ले लीजिए और डायरेक्ट पुट करिए। अगर प्रोसेस में पता है कि सेम वैल्यू आए तो क्या करते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आपको इस तरीके से लंबा चौड़ा करें, ये इन दोनों स्टेप्स की जरूरत नहीं। अब अगर 1/fdq है, यहां भी आपको वहां याद आना चाहिए कि यहाँ d+2 अलग अलग फैक्टर है, तो d की जगह हमें डायरेक्ट पहले याद आना चाहिए कि ये वैल्यू पुट करनी है x का गुणांक 1, तो ये पुट कर दिया और उसके बाद में यहाँ फैक्टोरियल वाला ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 0 हो रहा है, तो ऐसे आपको वहां एग्जाम में करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए इस एग्जांपल में क्यू चेंज हो गया है, तो क्यू चेंज होते क्यू में क्या साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखिए साथियों हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो वही है जो अपन करते आ रहे CF के लिए, है ना, तो CF के लिए क्या करोगे, यहां पर वही काम है m² - 1 = 0, ये तो बन गया सहायक समीकरण, तो इसमें आपके m कितना आया +-1, तो CF क्या हो जाएगा आपके, CF = C1e⁻x + C2e⁻x प्लस का 1 और -1, ये ठीक है, ये CF हो गया। अब हमारा काम जो आ रहा मेन PI का, देखिए PI में चक्कर पड़ता है, तो हम PI इसमें निकालेंगे, तो इसका एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि जब साइन हाइपरबोलिक x हो या कोस हाइपरबोलिक x हो, इन दोनों में से, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो है FD² साइन हाइपरबोलिक x = 1/f a²। आप यहाँ a लिख दीजिए, साइन हाइपरबोलिक ax है ना, या ax कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये a यानी कि d² की जगह आपको a² लिखना है, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ax वो वैसा का वैसे आ जाएगा, खाली d² की जगह a²। कब, जब इसमें ये नीचे वाले टर्म जो है ≠ 0 हो, तो यहां अगर आप देखें तो यहां d² और यहाँ a की वैल्यू 1 है, साइन हाइपरबोलिक ax होता है तो a = 1 है, तो यहाँ आप a² करो तो देखो ये 0 वाला नॉट 0 नहीं आ रहा, 0 हो रहा है, ठीक है, 1/d² - 1 साइन हाइपरबोलिक x, यहाँ a की वैल्यू 1 है, अगर 1 पुट करो तो 1² यानी कि -1, 1 - 1 0, तो वो तो अप्लाई होगा नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम वापस चलते हैं, देखिए साइन हाइपरबोलिक x = e⁻x - e⁻−x/2 होता है। अगर कोस की बात करें तो यहाँ प्लस होता है, बस अब हम ये इसमें अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक की जगह क्या करें, 1/d² - 1 और ये e⁻x - e⁻−x/2 कर लेते हैं। अब अपन वही तरीका यूज कर लेते हैं, तो 1/2 तो मैं बाहर ले आता हूं और ये 1/d² - 1 e⁻x, ठीक है, और माइनस फिर 1/2 और ये 1/d² - 1 -x। अब देखिए मैंने d² - 1 लिखा है, अब यहाँ एक चक्कर पड़ रहा है, चक्कर क्या पड़ रहा है देख लीजिए, 1/2 अपनी जगह, आप d की जगह, मैंने कहा ना जो सबसे पहला वाला एग्जांपल जिसमें x का गुणांक 1 अपन d की जगह पुट करें तो 0 हो रहा, तो ये तो अपन रख नहीं सकते, तो हम इसमें अलग अलग कर लेंगे। इसमें कैसे, एक तो d+1 और दूसरा d-1 करेंगे, तो उस कंडीशन में x की जगह 1 पुट करो तो देखिए ये 1/2 तो बन जाएगा d की जगह, और दूसरे वाले में नहीं हो रहा, तो दूसरे वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो x⁻r वाला, तो x⁻r तो कितनी 1, तो ये 1 और e⁻x और नीचे फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 1। सेम ऐसी कंडीशन यहाँ बनेगी, 1/2 d+1 d-1 बनेगा, लेकिन अब की बार x का गुणांक -1 है, तो यहाँ पर -1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर लीजिए आप, ये हो जाएगा -1/2, d की जगह -1, लेकिन यहाँ d+1 होल पावर r मान के करना पड़ेगा, तो ये x⁻r यानी कि 1 e⁻−x अपॉन फैक्टोरियल r। तो देख लीजिए सीधा सीधा आपके ये क्या बन गया, 1/2x और अंदर बन रहा है e⁻x - e⁻−x
ये माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, और अब ये क्या बन रहा है, माइनस का x अपॉन 2। तो आप देख लीजिए ये क्या बन गया कि कोस हाइपरबोलिक x बन रहा है इसका। तो ये 1/2x कोस हाइपरबोलिक x इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही चीज अपन निकाल चुके हैं 1 और 2। तो फाइनली जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो y इक्वल टू CF प्लस PI। CF अपन निकाल चुके हैं ये वाला, और PI हमारा आ गया ये। ठीक है, खास बात बस ये है कि अगर वो साइन हाइपरबोलिक करे तो उस कंडीशन में आपके साइन का ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर कोस हाइपरबोलिक करे तो उस कंडीशन में यहाँ प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूले तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। फिर देखिए पैटर्न चेंज हो गया है, यानी चेंज क्या हो रहा है, आपके चेंज हो रहा है Q। ठीक है, यहाँ cos 2x डाल दिया है। खास देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वही ले रहा हूं। यहां हम सबसे पहले वही काम करेंगे। तो ये इसमें नंबर 1, और इसके लिए अपन पहले सहायक समीकरण निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा, ये m³ प्लस m² माइनस m माइनस 1 0। तो ये इसमें m² कॉमन आ रहा, तो ये m प्लस 1 माइनस 1, तो ये m प्लस 1 0। तो देख लीजिए इससे m इक्वल टू क्या रहा, एक तो -1, फिर एक और -1, और फिर एक +1 है ना, m² -1 से। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ आपके ये CF क्या बन गया, ये बनेगा C1। ये अकेला टर्म है तो इसको तो आप डायरेक्ट पहले लिख लें। फिर इसके बाद में देखिए दो वैल्यूज माइनस में है, सेम है, तो ये बन जाएगा C2 प्लस C3x और e पावर -x। ये तो आ गया आपके CF। ठीक है, अब अगला जो काम है हमारा PI का। तो देखिए PI में सीधा वही काम करना हमें, PI इक्वल टू 1/FD और Q। तो ये 1/FD की जगह तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए ये टर्म्स, यानी क्या बनेगी, इनमें से एक तो बन रही है आपके, इसको फैक्टर करके लिख लीजिए। तो ये क्या बनेगा, d+1 और ये d² -1। तो सीधा सीधा यहाँ आपको d² की जगह -a² पुट करना, यहाँ d² लिख दिया। ठीक है, अब उस कंडीशन में देख लीजिए क्या बनेगा, यहाँ तो d² है नहीं तो मैं इसे d+1 रहने दूं, लेकिन d² की जगह आपको -a², यानी कि ऊपर तो वही टर्म रहेगी जो है, और नीचे माइनस का 2² -1 और ये cos 2x। बहुत खास बात, इस माइनस को अलग रखना है। ठीक है, तो उस केस में ये बन जाएगा आपके माइनस का 1/5। अब आपको d, क्योंकि cos 2x है तो cos 2x में आपको d² इक्वल टू -a² पुट हो, यानी कि इसमें d² ही चाहिए। तो उस केस में ये जो d+1 था मैं इसे d-1/d² -1 करके और ये cos 2x कर लेता हूं। तो ये आपके बन गया, देखो फिर d², तो -5 ऊपर नीचे किया ना मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये ऊपर तो d-1 रहेगा, और d² की जगह आपको -2², तो ये -4 -1 हो जाएगा, और ये क्या बन गया, cos 2x। बिल्कुल सीधा सा काम है। तो ये संख्या तो सोल्व कर लो, तो ये प्लस का 1/25 हो गया। अब आपके पास क्या बच रहा, d-1 और ये cos 2x। तो आप d क्या करोगे, 1/25 और d, और फिर यहाँ cos 2x -1 से करो तो ये डायरेक्टली cos 2x। तो आएगा क्या इसमें आंसर, एक में तो आपको डिराइव करना इसका, तो 1/25 और cos 2x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन। तो ये माइनस का 2 sin 2x और -1/25 पूरा बाहर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 1/25 भले यहां लिख दो, और ये cos 2x जो है वो एज इट इज रहेगा। बस ये आपके भले सही कर लो इसको। तो ये क्या बनेगा,
1/25 बाहर ही दो, तो ये 1/25 और अंदर बनेगा माइनस का 2 sin 2x और माइनस का cos 2x। ये आपके आ गया PI। तो आप इन दोनों को जोड़ लो तो आपके फाइनली y इक्वल टू CF प्लस PI कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। CF आपके ये वाला और PI आपके फाइनली ये वाला। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन पहले जैसा ही फिर से आ गया है, यानी यहाँ Q जो मैंने cos 2x ले रखा है, तो cos 2x तो पहले भी आया था, तो फिर डिफरेंस क्या है, मैंने रिपीट क्यों किया। देखिए इसमें कुछ चेंजेज है। चेंजेज क्या है, यहाँ d² प्लस 4 है, ठीक है। और हम इसमें सबसे पहले चलो CF निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आपके एक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, m² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। देखिए कॉम्प्लेक्स में आ गया है m की वैल्यू, तो इस कंडीशन में आपके जो CF बनेगा वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बनेगा आपके C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। अब अगर देखिए यहाँ पर केवल एक काल्पनिक भाग ही है, मतलब ये अगर इस प्रकार से होता कि यहाँ आपके m इक्वल टू एल्फा प्लस आयोटा बीटा, यहाँ केवल आयोटा बीटा ही है, एल्फा नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसमें ये जो एल्फा है इसको तो अपन बाहर लिख लेते e पावर एल्फा x, और फिर अंदर लिखते हैं C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहाँ अल्फा 0 है तो हमने बाहर कुछ भी नहीं लिया, ये हमारे CF हो जाएगा। अब बात करें अपन किसकी, PI की। तो देखिए PI के लिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ रिपीटेशन जैसा लिया है पर है नहीं वैसा, 1/FD। आपको पता ही है फॉर्मूला अपन हर बार एक ही यूज कर रहे हैं, ये आपके Q, तो ये 1/FD यानी d² प्लस 4 और Q आपके क्या आ रहा है, cos 2x। पेन चेंज कर लेता हूं मैं। अब यहां हम यूज क्या कर रहे थे, d² इक्वल टू माइनस a² पुट कर रहे थे, ध्यान देना, d² इक्वल टू माइनस a²। तो यहाँ d² इक्वल टू माइनस का 2², तो d² इक्वल टू माइनस 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ d² इक्वल टू माइनस 4 पुट करोगे तो आप यह साफ साफ देख लीजिए कि f माइनस a² करें तो ये 0 आ रहा है। बस यही प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल फिर से लिया। जो अपन पिछले वाले में किया उसमें ये 0 नहीं आ रहा था, देख लीजिए यहाँ -4 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब ये कंडीशन आती है तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, d² प्लस a² होल पावर n और cos 2x। तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपके, कोई फर्क नहीं इसमें, आपको 4, देखो थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेशन जैसा है तो थोड़ा सा याद रखने में सुविधा है, इसलिए 4 पार्ट आ रहे इसमें, -1 पावर n, x पावर n और नीचे बनेगा आपके 2a होल पावर n और ये फैक्टोरियल n, और ये cos 2x किस रूप में रहेगा, ये रहेगा cos जो 2 है, यहाँ आपने 2 क्यों a लिखो ना, तो ये ax प्लस n पाई बाई 2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ साइन ax है तो कुछ नहीं, केवल यहाँ साइन बनेगा, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 0 हो रहा था। तो ये क्या बनेगा, -1 पावर n, तो इसके ऊपर पावर n तो 1 है, तो ये 1, फिर x पावर n, तो ये x पावर 1, फिर नीचे आपके 2a होल पावर n, तो 2 इंटू a आपके कितना है 2, तो ये 2 होल पावर 1 और ये फैक्टोरियल n यानी कि 1, और यहाँ बनेगा आपके cos
ax यानी कि 2x प्लस n पाई बाई 2 n 1 है, तो ये हो जाएगा आपके इस तरीके से। तो देख लीजिए आपका माइनस x अपॉन 4 और ये बन रहा है माइनस का साइन 2x कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो उस केस में आपके ये फाइनली क्या जाएगा, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4x और ये साइन 2x, ये आपके क्या आ गया पी। ठीक है, तो अब फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। बस ये आपके आंसर हो जाएंगे। सी एफ आप यहां से ये लिख देना पूरा, पी आई आपके ये आ गया। ये आपके इस क्वेश्चन में कुछ अलग सिस्टम था, तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन में जो चेंजेज आते हैं वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहाँ वही दिक्कत आ रही थी कि यहाँ एफ डी स्क्वायर की जगह आप माइनस ए स्क्वायर पुट करोगे तो ये 0 हो रहा था। उस कंडीशन में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। साइन हो तो केवल यहाँ साइन बनेगा और कोई चेंज नहीं। यहाँ आपकी जो क्वेश्चन दे रखा है वो मिक्स में दे दिया। देखो दोनों ही पैटर्न इसमें यूज किए, ई पावर एक्स भी है और कोस ए एक्स पैटर्न भी है। हम सबसे पहले इसमें एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन में आपको तरीका आ चुका होगा, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर 4m माइनस 2 0। तो देखिए आपको इसमें फैक्टर करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये m माइनस 1 और ये m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, माइनस नहीं यहाँ पे इसमें प्लस होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसके अंदर जो आप जानते हो। तो इससे आपके जो m की वैल्यूज आएगी 1, और इसको कैसे करोगे, c दराचार्य से करोगे तो उस कंडीशन में ये आपके क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 वैल्यू हो गई, हमें CF लिखना। तो CF का तरीका क्या होगा, ये अलग वैल्यू है तो आप इसको C1 e पावर 1x कर दें। लेकिन अब यहाँ अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है, तो इस कंडीशन में ये अल्फा है तो ये C2 या इसको e कांस्टेंट को बाहर लेना पड़ेगा ना, खाली ये e पावर बन जाएगा आपके 1x, यानी मैं इसको खाली x लिख रहा हूँ। और अब अंदर बनेगा आपके यहाँ C1 आएगा ना, C1 कोस x या 1h लिए, फिर C2 साइन x, ये आ गया आपके CF। अब बात करें अपन PI की, तो PI में 1 अपॉन FD मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा D माइनस 1 D स्क्वायर माइनस 2D प्लस 2, और इधर आपके बन रहा है e पावर x, और दूसरा क्योंकि ये प्लस में है तो मैंने इसको अलग अलग ले लिया है, ध्यान रखना, d माइनस 1 और ये d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, और ये बन जाएगा cos x। अब इसमें आपके क्या है देखो, क्योंकि दो अलग अलग पार्ट है तो सबसे पहले तो आपको इसमें e पावर x जो आ रहा है, इस e पावर x में आप वही पैटर्न यूज कर लीजिए। x का गुणांक 1 है तो आप इनमें से इसमें तो रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये इसमें अपन रख सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये बनेगा आपके d माइनस 1 और इसमें अपन 1 पुट कर सकते हैं, तो कितना आ रहा 1 माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, और इधर आपके क्या कंडीशन बन रही है, मैंने कहा था आपको ax है तो अपन उसकी जगह a स्क्वायर पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो d स्क्वायर की जगह, तो अब यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, देख लीजिए। और यहाँ क्या बन रहा डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर यानी कि माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, और ये 2d ही रहेगा और ये 2 रहेगा। अभी देखते जाना, तो यहाँ जो स्थिति बन रही है तो आपकी e पावर x ही है, तो यहाँ तो आपके कुछ नहीं 1 बच गया। और ये पैटर्न कौन सा है, ये वो वाला पैटर्न याद कीजिए आप, x r e पावर x फैक्टोरियल r वाला। जब ये 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में x पावर 1 और e पावर x ऐसे ही रहेगा,
और नीचे क्या बनेगा फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 1। तो ये पूरा टर्म तो हो गया हमारे एज इट इज, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब बात करें इसकी तो देखिए 1/d-1 और ये यहाँ क्या बन रहा 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, यानी कि एक तरह से अपन कह सकते हैं -d + 2d+1 और ये cos x। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ताकि अपन d² की जगह पुट कर लेंगे। तो इसका काम तो हो गया, मैं केवल इस सेकेंड पार्ट को ही ले रहा हूं, इस सेकेंड पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है देखो, तो मल्टीप्लाई करते हमारे पास में ये टर्म आ रही देख लीजिए। तो मैंने यहाँ d² = क्या पुट किया -1²। तो ऐसा करने से ये टर्म तो होगी आपके प्लस की 2, तो और ये 3d और ये -1, तो ये 2 - 1 3d - 1। तो आपके यहाँ जो टर्म बचेगी सेकंड में वो बचेगी आपके 3d - 1 और cos x। तो अब यहाँ क्योंकि d² को -1 पुट करना है तो मैं ऊपर नीचे एक काम करूं, चलो यही लिख लेता हूं आगे। तो ये बनेगा 3d + 1, ये d है, अपॉन 9d² - 1 और cos x। अब मैं इस d² की जगह -1 पुट कर सकता हूं, तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा आपके 3d - 1 तो एज इट इज, और d² की जगह -1 पुट कर रहा हूं तो -9 और -1 माइनस का 10 cos x। अब ये क्या होगा, cos x का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो फर्क क्या पड़ रहा है आपके, फाइनली ये जो pi का सेकेंड पार्ट ये क्या कह रहा है, माइनस का 1/10 तो हो गया अलग से। अब ये 3 और d का मतलब cos का डिफरेंशिएशन करना, तो ये माइनस का sin x और 1 डायरेक्ट cos से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का cos x। तो फाइनली ये क्या आया 1/10 और ये 3 sin x प्लस cos x आ रहा है, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट। अब आपके फाइनली पूरा आंसर लिखें तो आपके ये pi जो बना वो क्या बना x प्लस और 1/10 और बीच में क्या है 3 sin x और प्लस cos x, ठीक है। ये आपके आ गया pi और ये आपके CF। तो आंसर हो जाएगा y = CF + PI। ये आपके दोनों को साथ लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूं आप लिख देना। तो आपको PI निकालना अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में CF और PI से बाहर कुछ भी नहीं होता, बस शर्त ये कि वो FD फंक्शन है वो किस प्रकार का है और Q क्या है। हमें FD और Q दोनों को ठीक ढंग से आप आइडेंटिफाई कर लेना है ताकि हम क्वेश्चन में वो जैसे चेंज करें हम उसको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकें। अब आपकी बारी। अगर आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं CF और PI निकालना अगर समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए है। आप इनकी प्रैक्टिस कर लें और आप कमेंट बॉक्स में कोशिश करें आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसमें आंसर बताएं। पूरा आंसर नहीं लिख सके तो भी आप ये जरूर बताएं कि हाँ मेरे ये क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गए।